नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। शरजील इमाम सहित 10 अन्य को बरी करने का फैसला अवैध, हाईकोर्ट से बोली दिल्ली पुलिस। सीबीआई के 88,000 करोड़ की फर्जी दस्तावेज चेन्नई ले जा रहे थे 3 लोग। सीआईएसएफ ने आईजीआई और पोर्ट पर पकड़ा। दिल्ली मेयर का चुनाव 16 फरवरी को, एलजी ने माना सीएम केजरीवाल का प्रस्ताव। पहले 3 प्रयास रहे हैं असफल। गैस सिलेंडर फटने से झुग्गी में लगी आग, जलकर 12 दिन की बच्ची और 8 साल के बच्चे की मौत। पीएम मोदी का आज देश को सौगात, 120 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगी वाहन। भगत सिंह केसरिया का इस्तीफा मंजूर, रमेश व्यास बने गए महाराष्ट्र के नेपाल। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि निचली अदालत द्वारा 2019 के जमिया नगर हिंसा मामले में शरजील इमाम, आसिफ इकबाल तन्ना समेत 11 अन्य को आरोप मुक्त करने का दिया गया फैसला स्पष्ट रूप से अवैध और त्रुटिपूर्ण है। एक याचिका में पुलिस ने कहा है कि निचली अदालत का आदेश कानून के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, गंभीर है और कानून की नजर में दोषपूर्ण भी है। याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि मामले में 11 आरोपियों को आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के 4 फरवरी के आदेश को रद्द किया जाए। निचली अदालत ने फैसले में कहा है कि इन्हें दिल्ली पुलिस ने बलि का बकरा बनाया है और किसी विषय पर असहमति को प्रोत्साहन देने चाहिए या फिर नहीं उसे दबाया जाना चाहिए। निचली अदालत ने हालांकि एक आरोप मोहम्मद इलियास के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ ने आरबीआई के 88,000 करोड़ रुपए मूल्य के फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। इन दस्तावेजों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टिकर, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि अशोक स्तंभ, आरबीआई का लोगो और बॉन्ड से जुड़े पेपर भी मिले हैं। सीआईएसएफ ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 10 फरवरी को शाम 6:20 पर आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर डोमेस्टिक सिक्योरिटी होल्ड एरिया में प्री इकोनॉमिक्स सिक्योरिटी चेक के दौरान एक्सरे के दौरान ही एक हैंड बैग में संदिग्ध तस्वीरें देखी गई। इसके बाद बैग को भौतिक जांच के लिए चिन्हित किया गया था। इस बैग के भौतिक जांच के दौरान सीआईएसएफ ने 80,000 करोड़ रुपए के नकली आरबीआई दस्तावेजों का पता लगाया, जिसमें भारतीय प्रतीक चिन्ह और आरबीआई लोगो और बॉन्ड पेपर वाले स्टिकर भी शामिल है। इस मामले में 3 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें मुख्य आरोपी राहुल के अलावा उसके साथी अब्दुल इरफान और अपूर्धा राज भी शामिल है। ये तीनों स्पाइस जेट की फ्लाइट से चेन्नई जाने वाले थे। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने सीआईएसएफ द्वारा बाद एएसआई रिश्वत ले देने की पेशकश भी की, लेकिन उनकी ये चाल नाकाम रही।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 16 फरवरी को दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एलजी सक्सेना ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की सिफारिश के अनुसार मैं मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए डॉक्टर एसपी मुखर्जी सिविक सेंटर में गुरुवार यानी कि 16 फरवरी को दिल्ली नगर निगम की बैठक कराने के प्रस्ताव को मंजूरी देता हूं। इससे पहले दिल्ली सरकार और एमसीडी ने दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के लिए चुनाव की तारीख 16 फरवरी निर्धारित की थी। इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए दिल्ली के एलजी के पास भेजा गया था। इससे पहले हंगामे के कारण दिल्ली के मेयर के चुनाव की कोशिश 3 बार विफल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजीवी के सक्सेना से 13 और 14 फरवरी को मेयर का इलेक्शन कराने को कहा था। बहरहाल एमसीडी ने जब कहा कि इससे जुड़ा एक मामला 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए लंबित है, इसलिए केजरीवाल सरकार 16 फरवरी को मेयर चुनाव के लिए एमसीडी की योजना पर सहमत हो गए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मेयर का चुनाव कराने की याचिका पर एलजी, एमसीडी और पीठाधीन अधिकारी और अन्य लोगों से अपने कमेंट भेजने का भी अनुरोध किया था। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 8 की एक झुग्गी में सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 6 लोग झुलस गए। हादसे में 12 दिन की एक बच्ची और 8 वर्ष के एक बच्चे की मौत हो गई। कोली फेज 1 के सेक्टर 8 की जेज कॉलोनी की एक झुग्गी में सिलेंडर फटने से आग लग गई। इस आग में 6 लोग झुलस गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और घायलों को इलाज के लिए नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां एक नवजात समेत 2 बच्चों की मौत हो गई। अन्य चारों लोग की हालत अभी भी गंभीर देखते हुए उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के सदरागंज हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये घटना रविवार करीब सुबह 3 बजे हुई। 8 के डी 221 के सामने बनी झुग्गी में ये घटना हुई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड फेज 1 की 2 गाड़ियां और कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और इस दौरान एक परिवार के 6 लोग इस आग में झुलस गए थे। उन्हें नोएडा के सेक्टर 30 जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान ही 8 वर्षीय लड़के और 12 दिन की शिशु कन्या की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड के सीएसओ प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग गैस के सिलेंडर में लीकेज की वजह से लगने की बात सामने आई है। फिलहाल जांच में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान आए। प्रधानमंत्री मोदी यहां दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किए। समारोह दोपहर करीब 3 बजे हुआ। लोकार्पण के बाद पीएम मोदी जनसभा को संबोधित किए। समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी शामिल हुए। पीएम मोदी यहां करीब 2 घंटे रहे। इस दौरान मोदी 4 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन भी किए। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हुआ को हरियाणा के सोहन से दौसा के बड़का पाड़ा तक 247 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा जल्दी। 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। जर्मन तकनीक से बने इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ सकेंगे। मार्च 2024 तक दिल्ली से मुंबई तक का पूरा एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे करीब 1346 किलोमीटर लंबा बनेगा। इस एक्सप्रेसवे में एक इलेक्ट्रिक लेन होगी। इसमें इलेक्ट्रिक ट्रक और बसें भी चलेंगी। इसमें जगह जगह चार्जिंग पॉइंट भी होंगे। एक्सप्रेसवे के बीच रास्ते में कई टोल प्लाजा नहीं होगा।
चुनाव से कुछ महीने पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। उनकी जगह रमेश व्यास को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को साल 2019 में महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उससे पहले कोश्यारी नैनीताल के सांसद भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल सी रविशंकर का कार्यकाल से यहाँ का नया राज्यपाल बनाया गया था। कोश्यारी का जन्म 17 जून 1942 को उत्तराखंड के बागेश्वर जिले स्थित चेतावागढ़ गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में पूरी की और उसके बाद उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। आपको बता दें कि 2000 साल नवंबर में उत्तराखंड को देश का 27वां राज्य बनाया गया। उस समय पहले मुख्यमंत्री रहे नित्यानंद स्वामी की सरकार में कोश्यारी को ऊर्जा मंत्री बनाया गया था। इसके बाद अक्टूबर 2001 में भाजपा अलाकमान ने कोश्यारी को स्वामी के उत्तराधिकारी के रूप में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी। कोश्यारी केवल 5 महीने ही मुख्यमंत्री रहे। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पराजित कर कांग्रेस सत्ता में आ गई। उसके बाद 2007 तक वे उत्तराखंड विधानसभा में नेता विपक्ष भी रहे। भगत सिंह कोश्यारी आरएसएस के काफी नजदीकी रहे। हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में 3 दिन से बर्फबारी और बारिश के बाद अब मौसम साफ हुआ है। लाहौल स्पीति में 3 दिन से बर्फबारी के बाद अब रविवार को धूप निकली है। हालांकि लाहौल घाटी देश से कटी हुई है और यहाँ पर सड़कें बर्फ से अटी पड़ी है। फिलहाल सड़कों की बहाली को लेकर प्रयास किया जा रहा है। शिमला सहित प्रदेश के अन्य इलाकों में भी धूप निकल रही है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में रविवार से अगले 4 दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन 16 फरवरी से फिर से मौसम बदलने की आसार जताए। बारिश चलते कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊंचे क्षेत्र में लोगों की दिक्कतें बढ़ रही है। सूबे में 196 सड़कें बर्फबारी से बंद हो चुके हैं। इसके अलावा 150 ट्रांसफार्मर ठप होने से बिजली सप्लाई भी बाधित ही है। लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा 144 सड़कें, चंबा में 7 सड़कें, किन्नौर में 25 सड़कें, कुल्लू में 12 सड़कें, मंडी व शिमला में एक सड़क बर्फबारी से बंद है। बर्फबारी से इस सीजन में हिमाचल को 7.06 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शिमला, मंडी, चंबा जिले में 1 करोड़ से नुकसान आंका गया है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के गेड़ा कस्बे में झोलाछाप चिकित्सक के इंजेक्शन ने एक मासूम की जान ले ली। इंजेक्शन लगाते ही बच्चे की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। इसके वजह से यहाँ पे हंगामा समझ गया। हालात कर झोलाछाप चिकित्सक अपना मेडिकल स्टोर खुला छोड़कर ही वहां से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही गीढ़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उन लोगों से बात की। पुलिस ने समूह मासूम बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार चीवी निवासी भूराराम के 8 साल के मासूम बेटे जसराज को बुखार आया था। बुखार आने के बाद जसराज और उसकी पत्नी बेटे को इलाज के लिए शनिवार को गीड़ा कस्बे पहुंचे। वहां के एक मेडिकल स्टोर पर जाकर मासूम को बुखार आने की बात कही। इस पर मेडिकल स्टोर पर बैठे झोलाछाप चिकित्सक ने बच्चे का इलाज करने का आश्वासन दिया। झोलाछाप चिकित्सक जयराम को एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते ही जयराम की तबीयत अचानक और भी बिगड़ने लगी। कुछ देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया। जिले के व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह जिला जज अंजनी कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण धर्मेंद्र कुमार तिवारी, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भवन सचिव विंदेश्वरी पांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर मामले का भी निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन करते हुए जिला जज अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि लोक अदालत एक ही दिन में मुकदमे से निपटारा का सुलभ रास्ता है। अधिक से अधिक वादों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन के पूर्व सभी विभागों के अधिकारियों को भी सूचना दी जाती है ताकि मामलों का निपटारा सही तरीके से हो सके। इसके लिए अलग अलग बेंच भी गठित किया जाता है ताकि लोगों को अपने वादों का निपटारा करने में सुविधा हो। राष्ट्रीय लोक अदालत में कई भी व्यक्ति अपने वाद का निपटारा सुलह समझौते के माध्यम से करवा सकता है। पर्यावरण की शुद्धता के लिए वातावरण का शुद्ध होना भी आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत आमजन को जागरूक करना भी एक अहम मुद्दा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी पर्यावरण बचाव के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। सरकार भी पर्यावरण की शुद्धता के लिए सख्त रुख बनाए हुए हैं। चाहे किसानों का पत्ती पराली जलाने पर लगाया गया लिए जल बनाए गए नियमावली के अनुसार ईंट पकाने के लिए ईंधन में कोयला, लकड़ी आदि को सुनिश्चित किया गया हो। सामाजिक स्तर पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। युवाओं में भी पर्यावरण बचाव के लिए प्रेम जाग रहा है। जनपद के गंगोह निवासी युवक अभी कौशिक ने मन में पर्यावरण के प्रति प्रेम को अब बताने की जरूरत नहीं है। इस युवा ने कन्याकुमारी तक दौड़ लगाकर देशवासियों को इसके लिए जागरूक करने का एक संदेश दिया है। पर्यावरण बचाव के लिए अभी कौशिक ने मन में देशवासियों को संदेश देने का ये जज्बा उन्हें सबसे अलग करता है, क्योंकि ये युवा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने मैराथन दौड़ के दौरान सभी को पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए जागरूकता का संदेश देता चला गया। 1 जनवरी को कश्मीर से आरंभ हुआ उसका पर्यावरण संरक्षण संदेश मैराथन यात्रा बृहस्पतिवार को कन्याकुमारी पहुंचकर संपन्न हुआ, जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। वर्तमान में देश के करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत मरीजों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थित सोवन सिंह जिना बेस अस्पताल आने वाले 80% मरीजों के पास आयुष्मान कार्ड उपलब्ध है। अस्पताल में इन मरीजों से मुफ्त इलाज मिल रहा है। सरकार की आयुष्मान भारत योजना से लाभार्थी भी बेहद खुश है। हल्द्वानी के सोवन जिना बेस अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। आयुष्मान कार्ड केवल सरकारी ही नहीं बल्कि कई प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी मान्य है। अस्पताल में रोज 15 से 20 नए आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है बस। हरियाणा के रोहतक जिले में सनसिटी की सड़क पर अचानक से एक फॉर्च्यून गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने से एक लड़की की मौत हो गई जबकि 4 युवक घायल हो गए, जिन्हें हल्की फुल्की चोटें आई हैं। हादसे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने इसे दुर्घटना मानते हुए कार्रवाई की और मृत युवती का शव उसके परिजनों को सौंप दिया। इस हादसे के बाद से हर कोई अचानक से गाड़ी कैसे पलटी। पुलिस का कहना है कि तक इसे एक दुर्घटना मानकर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जांच में अगर कोई अन्य तथ्य सामने आया तो उसकी भी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल देर रात
सुपरवा यूनिवर्सिटी के 5 स्टूडेंट किसी कार्यक्रम से वापस आ रहे थे कि सनसिटी सेक्टर 36A के अंदर सड़क पर उनकी गाड़ी पलट गई। गाड़ी के अचानक पलटने से छात्रा स्मृति पांडे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य छात्र घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत सभी को गाड़ी से बाहर निकाला। उस वक्त स्मृति के सांस चल रही थी, लेकिन मेडिकल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। रोहता करवान एस्टेट थाना प्रभारी दिलबाग सिंह ने बताया कि पुलिस को सुबह अस्पताल से सूचना मिली थी। उसके बाद मौके का मुआयना किया गया। कोसी का पश्चिमी दियारा इलाका, जो कभी गलियों की तड़कड़ाहट और उसकी बदवारूदी की गंध व ऊंचे ऊंचे कास के लिए चर्चित था, वो इलाका अब तरबूज की खुशबू से महकते हैं। अब इस इलाके में बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश से हर साल आने वाले किसान तरबूज की खेती करते हैं। यहाँ उपजने वाले तरबूज में तो बेचते ही हैं, बल्कि कोलकाता, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक ये भेजे जाते हैं। 90 दिनों में तैयार हो जाने वाले तरबूज की खेती अब शुरू की गई है। जब फलन शुरू हो जाता है तो दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। खेतों में लहलहाते हुए तरबूज के बड़े बड़े फल देखे लोगों का भी लालच बढ़ने लगता है। तरबूज की खेती में मेहनत काफी करना पड़ता है। प्रति बीघा उन लोगों को लगभग 50,000 रुपया खर्च करना होता है। इसके अलावा वे लोग पूरे परिवार के साथ खेत में मेहनत करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली से तरबूज का बीज खरीद कर लाते हैं, जिसे कोसी के बलुआही जमीन पर वो देते हैं। उन्होंने कुल 8 बीघा जमीन लीज पर ली। वे बताते हैं कि खेती करने में काफी मेहनत लगती है, दिन रात काम किया जाता है, तब जाकर 90 दिनों में तरबूज पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसके बाद वो लोग इसे मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।